नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के हालिया तिमाही नतीजों की गहराई में उतर रहे हैं। और देखिए, पहली नज़र में ये नंबर बहुत शानदार लगते हैं। बिक्री बढ़ी, मुनाफा बढ़ा, लेकिन आज की कहानी सिर्फ ज़्यादा सीमेंट बेचने की नहीं है। असली जादू इस बात में है कि कैसे कंपनी ने कीमतें कम होने के बावजूद बेचे गए हर टन सीमेंट पर ज़्यादा पैसा कमाया है। ये एक एफिशिएंसी की मास्टर क्लास है और आज हम इसी के परते खोलेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए सबसे पहले उन बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिनसे सुर्खियां बन रही हैं। इस तिमाही में कंपनी की टोटल सेल्स वॉल्यूम 15% बढ़कर लगभग 3.9 करोड़ टन हो गई। ये बहुत बड़ा नंबर है। और पैसों की बात करें तो रेवेन्यू 22.5% बढ़कर 21,506 करोड़ रुपए हो गया। और जो नंबर निवेशकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबिटा, वो 29% उछलकर 4,051 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टैक्स के बाद का नेट प्रॉफिट भी 32% बढ़कर 1,792 करोड़ रहा। मतलब हर तरफ से नंबर बहुत मजबूत दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये हेडलाइन नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, असली कहानी इन नंबर्स के अंदर छिपी है। मेरे लिए इस पूरे रिजल्ट में सबसे दिलचस्प आंकड़ा है ऑपरेटिंग ईबिटा प्रति टन, जो बढ़कर 1,051 रुपए हो गया है। एक मिनट, यहीं पर मुझे रोककर समझना है। ईबिटा प्रति टन का मतलब है कि कंपनी को हर एक टन सीमेंट बेचने पर कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ये नंबर बड़ा है, लेकिन साथ ही हम सुन रहे हैं कि सीमेंट की कीमतें, यानी जिस दाम पर सीमेंट बिक रहा है, वो तो थोड़ा कम हुआ है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? ये तो सुनने में उल्टा लगता है। यही तो इस तिमाही का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसका सीधा मतलब है कि मुनाफे में ये उछाल कीमतें बढ़ाने से नहीं आया, बल्कि दो और वजहों से आया है। पहला है ऑपरेटिंग लेवरेज। सोचिए, आपका एक प्लांट है जिसका किराया, स्टाफ की सैलरी और बिजली का बिल लगभग फिक्स्ड है। जब आप उस प्लांट में 100 बोरी सीमेंट बनाते हैं तो ये सारा फिक्स खर्चा उन 100 बोरियों पर बन जाता है। लेकिन जब आप उसी प्लांट की पूरी क्षमता इस्तेमाल करके 1000 बोरी बनाते हैं तो वही फिक्स खर्च अब 1000 बोरियों पर बढ़ता है, जिससे हर बोरी पर आपका मुनाफा अपने आप बढ़ जाता है। अल्ट्राटेक के साथ यही हो रहा है। उनकी फैक्ट्रियां पहले से ज्यादा चल रही हैं। अच्छा, तो ज्यादा प्रोडक्शन से प्रति यूनिट लागत कम हो गई। और दूसरी वजह है लागत पर का नियंत्रण। कंपनी ने अपने खर्चों को बहुत बारीकी से मैनेज किया है, चाहे वो कच्चा माल हो या लॉजिस्टिक्स। तो जब आपकी लागत कम हो और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाए तो आप कीमतें न बढ़ाने के बावजूद भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और यही एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है। वो बाजार के भरोसे नहीं बैठती, बल्कि अपनी एफिशिएंसी पर काम करती है। तो मतलब कंपनी ने बाहरी हालात पर निर्भर रहने के बजाय अपने अंदरूनी ऑपरेशंस को इतना मजबूत कर लिया कि वो मुनाफा खींच कर निकाल रही है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और इसी आत्मविश्वास की झलक शायद मैनेजमेंट की बातों में भी दिखी। उन्होंने निवेशकों से कहा, बस मत चूको, यानी डोंट मिस द बस। ये कहना तो बहुत बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ निवेशकों को लुभाने की कोशिश है? कंपनियां तो हमेशा पॉजिटिव बातें करती हैं, इसमें क्या अलग है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है। अक्सर मैनेजमेंट की कमेंट्री को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। लेकिन यहां फर्क ये है कि वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातों को ठोस उदाहरणों से साबित किया है। उन्होंने गिनाया है कि उत्तर में कौन से हाईवे और सड़क विकास के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पश्चिम में क्या हो रहा है और दक्षिण में कौन से मेट्रो प्रोजेक्ट और आईटी हब बन रहे हैं। जब मैनेजमेंट सिर्फ डिमांड अच्छी है कहने के बजाय इतनी डिटेल में जाता है कि डिमांड कहां से आ रही है, तो ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि जमीनी हकीकत पर आधारित आत्मविश्वास दिखाता है। बस मत चूको कहना एक बोल्ड स्टेटमेंट है जो बताता है कि वे अपनी ग्रोथ को लेकर पूरी तरह निश्चित हैं। ठीक है, तो कंपनी की एफिशिएंसी कमाल की है और मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है। लेकिन इतनी ज्यादा सीमेंट बिक कहाँ रही है? जाहिर है डिमांड भी तो होनी चाहिए। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात की, क्या यही सबसे बड़ा कारण है? हाँ, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कारण तो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर ही है। ये इस कहानी की रीढ़ है। लेकिन इसके अलावा दो और मजबूत पिलर हैं। एक है हाउसिंग। रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत रिकवरी है और ब्याज दरें भी अब धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है, जिससे छोटे शहरों और गांवों में भी लोग घर बना रहे हैं। और तीसरा है ग्रामीण मांग, जो अच्छी बनी हुई है। तो ये ग्रोथ किसी एक इंजन पर नहीं बल्कि कई इंजनों पर एक साथ चल रही है।
और मुझे लगता है इसमें एक और इंजन जुड़ गया है जो है इनकी नई खरीदारी का। इन्होंने हाल ही में केशोराम और इंडिया सीमेंट्स के कुछ प्लांट्स खरीदे हैं। इसका कितना असर पड़ रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कंपनी के इनऑर्गेनिक ग्रोथ का हिस्सा है। मतलब कंपनी सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाकर ग्रो नहीं कर रही, बल्कि दूसरी कंपनियों को खरीद कर भी तेजी से बड़ी हो रही है। और जो डेटा सामने आया है वो बताता है कि ये इंटीग्रेशन उम्मीद से ज्यादा तेजी से हो रहा है। उन्होंने केशोराम और इंडिया सीमेंट्स के प्रोडक्ट्स को अल्ट्राटेक के ब्रांड में बदलना शुरू कर दिया है, जिससे उन प्लांट्स की सेल्स वॉल्यूम में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी या कमजोर कंपनी को खरीदती है तो एक रिस्क भी तो होता है। क्या मैनेजमेंट ने किसी चुनौती या जोखिम की बात की? किया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दो बातें हैं जिन पर नजर रखनी होंगी। एक, कच्चे माल की लागत साल दर साल 6% बढ़ी है, और दूसरा, कंपनी जो कोयला और पेटकोक बाहर से मंगाती है उस पर डॉलर की रेट यानी एक्सचेंज रेट का भी असर पड़ता है। अभी तक तो कंपनी ने अपनी एफिशिएंसी से इन बढ़ी हुई लागतों को बेअसर कर दिया है, लेकिन अगर ये लागतें यहां से बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो मार्जिन पर दबाव आ सकता है। और इन नई खरीदी गई कंपनियों का क्या? क्या उन्हें अल्ट्राटेक के लेवल पे लाना आसान होगा? नहीं, और यही असली चुनौती है। देखिए, केशोराम और इंडिया सीमेंट्स के जो प्लांट्स इन्होंने खरीदे हैं, उनका ईबिट्डा प्रति टन अल्ट्राटेक के 1051 रुपए के मुकाबले बहुत कम है। इंडिया सीमेंट्स का तो सिर्फ 399 रुपए प्रति टन है। तो कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम इन्हें खरीद कर सुधार देंगे और मुनाफा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा करने में कल्चरल और ऑपरेशनल दोनों तरह की बड़ी चुनौतियां आती हैं। असली परीक्षा इसी की होगी कि अल्ट्राटेक मैनेजमेंट इन एसेट्स को कितनी जल्दी और कितना बेहतर बना पाता है। मतलब भविष्य की ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा इन पुरानी कमजोर फैक्ट्रियों को एक नई मजबूत मशीन में बदलने पर टिका है। चलिए भविष्य की ही बात करते हैं। आगे के लिए कंपनी का प्लान क्या है? क्या वो इसी रफ्तार से दौड़ने की तैयारी में है? उन्होंने अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन यानी नई फैक्ट्रियां लगाने का एक साफ रोड मैप दिया है। कह रहे हैं कि अगली तिमाही यानी Q4 FY26 में ही 80 से 90 लाख टन नई क्षमता जोड़ देंगे, और उसके अगले साल FY27 में 1.2 करोड़ टन। और ये तो बहुत आक्रामक प्लान लगता है। ये बहुत आक्रामक है, और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विस्तार का सारा पैसा कंपनी के अपने मुनाफे से आ रहा है। वे इस विस्तार के लिए कोई नया कर्ज नहीं ले रहे हैं। एक कंपनी जो तेजी से एक्सपैंड भी कर रही है और अपना कर्ज भी कम कर रही है, ये एक बहुत ही मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत है। वो सही समय पर सही बाजारों में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि जब डिमांड और बढ़े तो उसे पूरा करने के लिए वो पहले से तैयार हों। और मुनाफे को लेकर उन्होंने जो कहा है वो तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि अगली तिमाही में एबिट्डा प्रति टन इस तिमाही के 1051 रुपए से काफी बेहतर होगा। अभी प्रॉफिट इतना अच्छा है, इससे भी काफी बेहतर का क्या मतलब हो सकता है? क्या वो कीमतें बढ़ाने वाले हैं या कोई और जादू होने वाला है? ये $1 मिलियन सवाल है। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतों पर दांव लगा रहे हैं। ये आत्मविश्वास फिर से उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से आ रहा है। जो नई क्षमताएं जोड़ रही हैं वो ज्यादा मॉडर्न और एफिशिएंट हैं। उनकी लागत पुरानी यूनिट से कम होगी। दूसरा, लॉजिस्टिक्स पर उनका काम जारी है। और तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर, जो अधिग्रहित यूनिट्स हैं उनमें जैसे जैसे सुधार होगा उनका कम मार्जिन धीरे धीरे बढ़कर कंपनी के एवरेज की तरफ आएगा। तो ये काफी बेहतर का रास्ता कई छोटी छोटी सुधारों को मिलाकर बनेगा। चलिए अब कंपनी की पूरी वित्तीय सेहत पर एक नजर डालते हैं। आपने कहा कि वो कर्ज नहीं ले रहे हैं। अभी उनके बैलेंस शीट कैसी दिखती है? एक आंकड़ा दिया गया है, नेट डेट EBITDA अनुपात 1.08x है। आम निवेशक के लिए इस नंबर का क्या मतलब है? क्या ये अच्छा है, बुरा है? ये बहुत अच्छा है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी अपने 1 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से थोड़ा ही ज्यादा कर्ज रखती है। अगर वो चाहे तो लगभग 1 साल में अपना पूरा कर्ज चुका सकती है। इंडस्ट्री में 2x या 3x का रेशियो भी आम माना जाता है। इसलिए 1x से नीचे जाना मतलब कंपनी की बैलेंस शीट चट्टान की तरह मजबूत है। और मैनेजमेंट कह रहा है कि साल के अंत तक ये रेशियो 0.8x से 0.9x के बीच आ जाएगा, जो इसे और भी मजबूत बनाएगा। और लागत नियंत्रण की जो हम बात कर रहे थे, उसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है, और ये सुनने में बहुत मामूली लगेगा, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। उन्होंने बताया कि सीमेंट भेजने की औसत दूरी, जिसे लीड डिस्टेंस कहते हैं, वो घटकर 363 किलोमीटर रह गई है। ये उनके अपने लक्ष्य से भी बेहतर है। 363 किलोमीटर, ये सुनने में तो बस एक नंबर लगता है। इसे ऐसे सोचिए, जब आप हर रोज लाखों टन सीमेंट पूरे देश में ट्रकों और ट्रेनों से भेज रहे हों,
तो औसत दूरी में सिर्फ 1 किलोमीटर कम करने का मतलब है कि आप डीजल और ट्रांसपोर्टेशन पर हर दिन लाखों रुपए बचा रहे हैं। और उन्होंने तो काफी किलोमीटर कम किए हैं। उनकी कुल लॉजिस्टिक्स लागत पिछले साल के मुकाबले 4% कम हुई है। ये सोफे के नीचे से पैसे मिलने जैसा है, जो सीधे आपके मुनाफे में जुड़ता है। यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक साधारण कंपनी को एक असाधारण कंपनी बनाती है। ठीक है, तो तस्वीर अब काफी साफ हो रही है। कंपनी हर मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है, बिक्री, मार्जिन, विस्तार और कर्ज नियंत्रण। तो अगर कोई निवेशक इस कंपनी पर नजर रखे हुए है, तो उसे आगे आने वाले समय में किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अगली तिमाही के नतीजों में वो कौन सा एक नंबर देखे जिससे पता चले कि कहानी सही ट्रैक पर है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट के अपने वादे को ही परखना होगा। क्या अगली तिमाही में ईबिटा प्रति टन वाकई काफी बेहतर होता है या नहीं? ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा। दूसरा, जो नई क्षमताएं आने वाली हैं, क्या वो समय पर शुरू होती हैं? किसी भी देरी का मतलब होगा लागत बढ़ना। और मेरे ख्याल से तीसरा और सबसे अहम पॉइंट होगा इन खरीदी गई कंपनियों केशुराम और इंडिया सीमेंट्स का प्रदर्शन। बिल्कुल। इन संपत्तियों में लागत सुधार कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ता है, इस पर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर कंपनी इन यूनिट्स का ईबिटा प्रति टन 400-500 से बढ़ाकर 800-900 की तरफ ले जाने में कामयाब होती है, तो ये मुनाफे के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ये सिर्फ वॉल्यूम जोड़ने की बात नहीं है, बल्कि कम प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों को उच्च प्रदर्शन वाली संपत्तियों में बदलने की क्षमता का असली इम्तिहान है। एक और बात, मैनेजमेंट दक्षिण भारत को लेकर बहुत उत्साहित था। कह रहे थे कि 2026 एक शानदार साल होगा। दक्षिण भारत का बाजार ऐतिहासिक रूप से बहुत अस्थिर रहा है, जहां कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। क्या इस पर भी नजर रखनी चाहिए? जरूर। अगर दक्षिण भारत के बाजार में अनुशासन आता है और कीमतें स्थिर होती हैं, तो ये अल्ट्राटेक के लिए एक जैकपॉट हो सकता है, क्योंकि वहां उनकी मौजूदगी बहुत मजबूत है। तो ये एक और बड़ा फैक्टर है जिस पर नजर रहेगी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एक निवेशक के लिए इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? अगर हम तेजी और मंदी दोनों पहलुओं को देखें, तो कहानी क्या बनती है? बुल केस यानी तेजी का नजरिया तो साफ है। इंफ्रा और हाउसिंग से डिमांड मजबूत है, कंपनी का विस्तार प्लान आक्रामक है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। हाल में जो खरीदारी की है वो भी सफल होती दिख रही है, लागत पर कड़ा नियंत्रण है और बैलेंस शीट लगातार मजबूत हो रही है। और बेयर केस यानी मंदी का नजरिया क्या हो सकता है? अगर कल को कोयले या कच्चे माल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं या किसी वजह से सरकारी खर्च में अप्रत्याशित मंदी आ जाती है, तो ये ग्रोथ की कहानी पटरी से उतर सकती है। कंपनी बाहरी झटकों से पूरी तरह इम्यून नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये स्टॉक किस तरह के निवेशक के लिए सही लगता है? देखिए, ये स्टॉक उचित मूल्य पर विकास यानी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस या गार्प वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त लगता है। इसमें ग्रोथ स्टॉक वाले गुण हैं, जैसे कि तेजी से क्षमता विस्तार और बढ़ती मांग, लेकिन साथ ही बेहतर मार्जिन, लागत पर नियंत्रण और मजबूत बैलेंस शीट के जरिए इसमें वैल्यू स्टॉक वाली सुरक्षा और स्थिरता भी है। ये उन निवेशकों के लिए है जो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी में विश्वास रखते हैं और या सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया लेकर आना चाहते हैं। तो ये था अल्ट्राटेक सीमेंट के तिमाही प्रदर्शन का हमारा गहन विश्लेषण। संख्याएं और मैनेजमेंट का नजरिया दोनों ही एक मजबूत भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं, बशर्ते वो अपनी योजनाओं पर खरे उतरें। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। मैनेजमेंट ने लगभग 20 करोड़ टन क्षमता तक पहुंचने का एक साफ रास्ता दिखा दिया है। निवेशकों के लिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मांग होगी या नहीं। असली सवाल ये है कि जब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी, जिसका मार्केट शेयर पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो इतनी आक्रामक रूप से और विस्तार कर रहा हो, तो इसका पूरे सीमेंट उद्योग के कंपटीशन और प्राइसिंग पर आने वाले सालों में क्या असर होगा? क्या छोटे खिलाड़ी इस रेस में टिक पाएंगे या फिर हम इंडस्ट्री में एक बड़े कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।